था, हरे भरे पेड़ों से घिरा, चारों तरफ खेत और तालाब। वहाँ का वातावरण इतना शांत और सुंदर था कि आने वाला हर मुसाफिर वहीं ठहर जाना चाहता। इसी गांव में एक राजा का विशाल महल था। राजा बड़े दयालु थे, पर एक बात पूरे गांव में मशहूर थी। राजा को रोज मटन करी और रोटी ही चाहिए। कहते हैं कि राजा रोज 4 किलो मटन खाते और यह जिम्मेदारी गांव के ही एक बुजुर्ग रसोइये शामू काका पर थी। शामू काका गरीब थे, अकेले रहते थे, पर उनके हाथों का स्वाद इतना अनोखा था कि कोई भी उनके बनाए खाने को भूल नहीं पाता। हर सुबह वे जल्दी उठकर दरबार की रसोई में जाते, मटन अच्छे से साफ करते, फिर उसमें मसाले मिलाते और लकड़ी के चूल्हे पर बड़े बर्तन में पकाते। घंटों धीमी आंच पर पकने के बाद जब मटन गलने लगता, तब शामू काका उसमें अपना गुप्त मसाला डालते। उस मसाले की खुशबू महल से लेकर पूरे गांव तक फैल जाती। लेकिन एक दिन सुबह कुछ और ही था। शामू काका बिस्तर से उठ नहीं पाए, शरीर टूटा टूटा लग रहा था। तभी राजा के 2 सेवक उनके घर पहुंचे। काका, आज रसोई क्यों नहीं आए? महाराज इंतजार कर रहे हैं। गुस्से से उनका चेहरा लाल है। बाबू, अब मेरी उम्र हो चली है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आज सुबह से बुखार है। अब शायद रोज रोज महल जाकर पकाना मेरे बस की बात नहीं रही। क्या? तो अब महाराज का मटन कौन बनाएगा? ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे भी चिंता है बेटा, पर सच यही है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। सेवक उदास होकर लौट गए और सारी बात राजा को बताई। क्या कहा? अब शामू काका रसोई नहीं आएंगे? तो मेरा मटन कौन पकाएगा? गांव में कोई और नहीं क्या? महाराज, हमने गांव में बहुत खोजा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो काका जैसा मटन पका सके। सब कहते हैं कि उनकी तरह स्वाद कोई ला ही नहीं सकता। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, शामू काका को बुलाओ, मैं उनसे खुद बात करूंगा। थोड़ी देर बाद काका दरबार में बुलाए गए। राजा ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर थकान और बीमारी साफ झलक रही थी। काका, तुम्हारे बिना मेरा भोजन अधूरा है, पर अगर तुम्हारा स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। बस तुम मेरी एक मदद करो। आदेश दीजिए महाराज। गांव में किसी एक को अपना शागिर्द बना दो, किसी को वो कला सिखा दो, ताकि तुम्हारे बाद भी वही स्वाद चलता रहे। मेरा मटन सिर्फ भोजन नहीं, ये हमारी परंपरा है। ठीक है महाराज, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं किसी को सिखाऊंगा। राजा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। यही तो मैं चाहता था काका। चिकू, तुम्हारा नाम और तुम्हारा स्वाद गांव में हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और इस तरह एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जहां शामू काका अब अपने उत्तराधिकारी की खोज में निकलने वाले थे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव के खेतों पर फैल रही थीं। शामू काका धीरे धीरे चौक की ओर चले। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, कौन होगा उनका असली उत्तराधिकारी। वे चौपाल के पास आकर बैठ गए। तभी 2 नौजवान उनकी ओर आए। काका, हमें खबर मिली है कि आप अपना मटन करी बनाने का राज किसी को सिखाने वाले हैं। दूसरा तुरंत बोल पड़ा, हाँ काका, मुझे सिखाइए। मैं महाराज के लिए मटन करी बनाऊंगा। काका मुस्कुराए, पर उनका चेहरा गंभीर भी था। अरे बेटा, ये काम उतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। मटन पकाना धैर्य का काम है, और सबसे बड़ी बात, मसालों की सही पहचान। काका, ये तो मामूली बात है। मैं घर में रोज चिकन करी बनाता हूँ। आप देखना, मटन करी भी चुटकी में बना लूंगा। नादान,
चिकन करी और मटन करी में जमीन आसमान का फर्क है। चिकन आधे घंटे में गल जाता है, पर मटन उसे तो घंटों धीरज से पकाना पड़ता है और हर मसाले का समय तय है। जो इसे नहीं समझेगा उसके हाथों का स्वाद कभी वही नहीं होगा। काका, मैं मेहनत करूंगा, आप बस मुझे एक मौका दीजिए। शामू काका ने उनकी ओर देखा और लंबी सांस लेकर बोले, तुम दोनों में जो जल्दी पाने की चाह है वही सबसे बड़ी गलती है। मटन पकाने में जल्दबाजी करने वाला कभी उस्ताद नहीं बन सकता। यह कहकर काका वहां से उठे और अपने घर की ओर लौट गए। घर पहुंचकर वे चारपाई पर बैठे और सोच में डूब गए। अचानक उनके मन में एक नाम कौंधा, मनहर। अरे, जब मैं पहले पहल राजा के लिए मटन बनाता था तब ये मनहर मेरे साथ रहता था। उसने मेरी हर हरकत को देखा है। शायद वही इस कला को समझ सके। काका तुरंत मनहर के घर पहुंचे। मनोहर बेटा, काका ने आवाज लगाई। जी काका, आप यहाँ कैसे? काका ने सारी बात समझाई। राजा ने कहा है कि अब मुझे अपनी कला किसी एक को सिखानी है और मुझे लगता है तुम ही हो जो इसे संभाल सकते हो। मनहर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, काका, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं पूरी लगन से सीखूंगा। शामू काका की आंखों में चमक आ गई। यही तो चाहिए बेटा। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। उस दिन दोनों शामू काका के घर गए। काका ने उसे सबसे पहले सिखाया मटन की सफाई। देख बेटा, सबसे पहले मटन को अच्छे से धोना होता है। एक एक रग और झिल्ली हटानी होती है। अगर शुरुआत ही गलत हुई तो स्वाद कभी सही नहीं बनेगा। मनहर ध्यान से देखता और सिर हिलाकर हर बात याद करता। फिर काका ने मसाले निकाले। ये हल्दी, ये धनिया, ये लाल मिर्च और ये गरम मसाला। हर मसाले की मात्रा आंखों से नापनी पड़ती है। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो स्वाद बिगड़ जाएगा। काका, कितने तेल में ये सब भुनना है? बस इतना कि प्याज सुनहरी हो जाए। ज्यादा तेल डाला तो करी भारी हो जाएगी, कम डाला तो स्वाद अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया गया। मटन की खुशबू हवा में घुलने लगी। मनहर बोला, काका, ये तो सच में धैर्य का काम है। आधे घंटे से देख रहा हूं, अभी भी मटन कड़ा है। यही तो कहा था बेटा, इसे गलने दो। धीरे धीरे ही इसका असली स्वाद निखरेगा। 2 घंटे बाद काका ने एक डिब्बा निकाला। मनहर, अब देख, ये है मेरा असली राज, गुप्त मसाला। यही स्वाद को जादू बनाता है। इसे हमेशा आखिर में डालना। मनहर की आंखें चमक उठीं। पर काका, ये बना कैसे जाता है? मुझे भी सिखाइए। उसकी चिंता मत करो, अभी समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें यह भी सिखा दूंगा। फिलहाल तुम बस याद रखो, इसे आखिरी में डालना। करी पककर तैयार हुई। दोनों ने उसे चावल के साथ खाया। मनहर ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। काका, ये तो सचमुच स्वर्ग का स्वाद है। याद रखना बेटा, कल महल में पहली बार तुम्हारे हाथ का मटन जाएगा। राजा की जुबान ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। काका, मैं वादा करता हूं कि आपकी कला को कभी बदनाम नहीं करूंगा। और इस तरह आने वाला कल गांव और राजा के लिए एक नया स्वाद लेकर आने वाला था। अगली सुबह महल की रसोई में हलचल थी। शामू काका अपने शिष्य मनोहर को लेकर पहुंचे।
अंदर बड़े बड़े बर्तन, मसाले की महक और सेवकों की आवाजाही थी। काका ने मनोहर से कहा, बेटा, याद रखो, महाराज को रोज 4 किलो मटन चाहिए और उनके स्वाद में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। काका, आपका आशीर्वाद रहे तो महाराज उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं साबित कर दूंगा। फिर उसने 4 किलो मटन लिया, वैसा ही धोया जैसे काका ने सिखाया था। प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर बड़े पातेले में पकाने को रख दिया। काका दूर खड़े सब देख रहे थे। अब तक सब सही कर रहे हो। बस याद रहे, मेरा गुप्त मसाला हमेशा अंत में ही डालना है। 2-2.5 घंटे बाद जब मटन गलकर नरम हो गया, तब मनोहर ने वही डिब्बा खोला और काका का गुप्त मसाला करी में डाल दिया। खुशबू ने पूरी रसोई को भर दिया। कुछ देर बाद सेवक थालियों में मटन करी और गरम गरम रोटियां लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने मन में सोचा, देखें इस नए लड़के का स्वाद कैसा है। क्या ये शामू काका की बराबरी कर पाएगा? उन्होंने पहला निवाला लिया और अचानक उनकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो वही स्वाद है, वही जादू। राजा खुशी खुशी खाते गए और देखते ही देखते पूरी थाली खाली कर दी। भोजन के बाद राजा ने दरबार में काका और मनोहर को बुलाया। राजा ने कहा, काका, आज तुमने अपना असली उत्तराधिकारी चुन लिया है। ये मनोहर हूबहू तुम्हारी तरह मटन करी बनाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, ये सब आपके भरोसे और आशीर्वाद से संभव हुआ है। महाराज, मैं वचन देता हूं कि इस स्वाद और इस परंपरा को कभी फीका नहीं होने दूंगा। काका, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम शांति और सुकून से अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारी सारी सुविधाओं का ध्यान मैं रखूंगा। महाराज, मेरे लिए यही सबसे बड़ी राहत है कि मेरी कला अब भी जीवित रहेगी। और इस तरह शामू काका और मनोहर खुशी खुशी गांव लौटे। काका ने चैन की सांस ली और मनोहर ने नई जिम्मेदारी को अपनाया। स्वाद की यह विरासत अब आने वाले समय तक गांव और महल में जीवित रहने वाली थी।